So good evening, everyone. So in the last class, we were discussing about geometric design of the railway track. Geometric design की हम बात कर रहे थे. इसमें हमने ग्रेडियंट के बारे में बात कर लिया था, ग्रेड कंपनसेशन के बारे में बात कर लिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन के बारे में बात कर लिया था, रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व के बारे में बात किया था. वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ सुपर एलिवेशन. तो सुपर एलिवेशन की डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर ली थी. इन टुडेज क्लास आई विल नॉट बी टेकिंग एनी डाउट्स. तो चुपचाप बैठ के पूरी क्लास को ऑब्जर्व कीजिएगा. टेक्निकल डिस्कशन होगा पूरी क्लास के अंदर. सो क्लोजली ऑब्जर्व द इंटायर कंटेंट. जो भी डाउट्स है मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा. तो हमने सुपर एलिवेशन स्टार्ट कर लिया था. सुपर एलिवेशन का मतलब आपको मैंने बताया था, व्हेन द ट्रेन नेगोशिएट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस द ट्रेन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व. तो इससे जो आउटर वाला जो रेल है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इनर वाले के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ, द आउटर रेल में मूव आउट ऑफ द ट्रैक. जो आउटर रेल है वो ट्रैक से बाहर जा सकती है, अनकंफर्ट क्रिएट कर सकती है पैसेंजर के लिए. इसको ओवरकम करने के लिए हम जो आउटर रेल है उसको लिफ्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल. सो द लेवल ऑफ द आउटर रेल इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल. इसको हम सुपर एलिवेशन या कैंट बोल देते हैं. इसको डिनोट किया जाता है ई से. तो ये तो मैंने कल आपको बता दिया था. आज इसकी कैलकुलेशन करेंगे और भी बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे. कल मैंने आपको मार्टिन्स फॉर्मूला भी बताया था, पुराने कोड के हिसाब से भी नए कोड के हिसाब से भी, दोनों को डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी. तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. देयर आर बेसिक अनाउंसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द इंटायर प्रोसेस. जनवरी 2 से लेकर जनवरी 30 के बीच में जितने भी संडे हैं, हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा फॉर गेट 2022. सो आप एनरोल कर सकते हैं अपने टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके ऐप के ऊपर. आपका नेक्स्ट कॉम्बैट है 2 जनवरी को 11 बजे. एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. दैट कैन बी यूज्ड टू अवेल द सब्सक्रिप्शन. On 12 months of subscription, additional 4 months is being provided. Then on 12 months of subscription, additional 2 months is being provided. Then those who are preparing for GATE 23 and 24, for them English only batch is being launched on 22nd of December. The topic which is started is engineering mathematics. Then those who are preparing for GATE and ESE 23, for them bilingual batch is being launched on 22nd of December. The topic which is starting is engineering mechanics and strength of material. तो ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया. दिस टॉपिक वी हैव स्टार्टेड. तो कल हमने बात करी थी सुपर एलिवेशन की. येस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट सुपर एलिवेशन. आज हम कैलकुलेट करेंगे सुपर एलिवेशन को. विल कैलकुलेट. तो सुपर एलिवेशन देने का पर्पस क्या था? सुपर एलिवेशन देने का पर्पस था टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटर एक्ट करना. ऐसा करने से क्या होगा? इट विल परमिट द फास्टर मूवमेंट ऑफ द ट्रेन. दूसरा, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा व्हील लोड की. वैसे प्रेशर बढ़ रहा था आउटर रेल के ऊपर, तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है आउटर रेल के ऊपर. ये आउटर रेल है, ये इनर रेल है इसके नीचे. तो जस्ट इसके नीचे इनर रेल लगी हुई है. तो ये इनर रेल भी लगा दी मैंने. डायग्राम में नहीं बनी हुई थी. इन डायग्राम इट वाज नॉट शोन टू यू, सो आई हैव ड्रॉन इट. तो मैं डायग्राम लेके आया हूँ क्योंकि बनाने में इसको बहुत दिक्कत होती. आपको मोस्टली मैंने सारी चीजें रियल डायग्राम के फॉर्म में दिखाई है. अब क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना था इसलिए मैंने आपको ये लाइन डायग्राम दिखाया. तो हम सुपर एलिवेशन देते हैं किस लिए? वी प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड इक्वली ऑन बोथ द रेल्स, ताकि जो आउटर रेल है वो बाहर नहीं निकल जाए. एंड टू प्रोवाइड दी स्मूथ रनिंग ट्रैक, ताकि कंफर्ट मिले पैसेंजर को. तो ये तो हमारे ऑब्जेक्ट आ गए सुपर एलिवेशन के. तो उसको लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन. तो कल सुपर एलिवेशन डिस्कस कर लिया था क्या होता है. आज हम बात करेंगे सुपर एलिवेशन देने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? पहला ऑब्जेक्टिव ये है, अगर हमने इसको प्रोवाइड किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटरएक्ट हो जाएगा. सो टू इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ to encounter the effect of centrifugal force. This would result in faster movement of the train on curve. So this would result in faster movement of the train on curve. Second, to provide the equal distribution
to provide equal distribution of wheel load on both the rails, इससे so that outer rail do not move out from the track, do not move out from track. ये दूसरा रीजन आ गया. और तीसरा, to provide even and smooth running track, जिससे जो पैसेंजर है उसको कंफर्ट मिले. to ensure comfortable ride to the passenger. So to ensure comfortable ride to the passenger, तो ये तुम्हारा पर्पस आ गया. अब मेरा एम है सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करना. माय एम इज टू कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन. क्या होती है? वो लेवल जिससे आपने आउटर ट्रैक को रेस किया विद रिस्पेक्ट टू द इनर ट्रैक. इस बात को समझने के लिए मैंने आपको ट्रेन बना के दिखाई है. इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? पहला फोर्स, वेट एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दिख रहा है डायग्राम में. तो वेट एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वेट का कंपोनेंट नॉर्मल टू दी ट्रैक, तो वेट का कंपोनेंट नॉर्मल टू दी ट्रैक और वेट का कंपोनेंट अलोंग दी ट्रैक. रिजॉल्व कर सकते हैं. तो नॉर्मल टू दी ट्रैक, तो वेट का कंपोनेंट नॉर्मल टू दी ट्रैक विल बी हाउ मच? W cos थीटा. तो नॉर्मल टू दी ट्रैक विल बी W cos थीटा और अलोंग दी ट्रैक विल बी W sin थीटा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में. ये आउटर रेल है, ये हमारी इनर रेल है, दिस इज इनर रेल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटर डायरेक्शन में कितना? mv स्क्वायर बाय r. r इज द रेडियस ऑफ द कर्व. अगर मैं इसको भी रिजॉल्व कर दूं, इफ आई रिजॉल्व दिस अलोंग द ट्रैक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट, सो अलोंग द ट्रैक ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. सो अलोंग द ट्रैक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा हमारा f cos थीटा. सो अलोंग द ट्रैक इट विल बी f cos थीटा. तो ये हमारे रिजॉल्व हो गए फोर्सेस. तो अगर आप एक्सिस बांध लो, मैं एक्सिस मार्क कर लेता हूं. तो फॉर इक्विलिब्रियम उस एक्सिस के अलोंग फोर्सेस क्या होने चाहिए? नेट फोर्सेस 0. तो एक मैंने एक्सिस ली अलोंग दी ट्रैक, दूसरी मैंने ली परपेंडिकुलर टू दी ट्रैक. तो दो एक्सिस मार्क कर रखी है मैंने. ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना. तो एक को मैंने बोल दिया यूयू एक्सिस और दूसरे को मैंने बोल दिया वीवी एक्सिस. सो आई कैन से फॉर इक्विलिब्रियम पेज ऐड किया, तो पेज ऐड किया, फिर बोला फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रेन क्या बोल सकते हैं? नेट फोर्स इन विच डायरेक्शन? प्रीवियस पेज. नेट फोर्स इन यू डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0. मैंने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया हुआ है. आई हैव नॉट कंसीडर्ड द फ्रिक्शन. तो मिनिमम कैंट के लिए फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता. तो क्या निकल के आई कैलकुलेशन ये निकल के आई कि W sin थीटा माइनस F cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू F बाय W. F कितना है हमारा? F था हमारा mv स्क्वायर बाय r और W कितनी थी हमारी? mg. सो इट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर बाय gr. तो v स्क्वायर बाय gr. नेक्स्ट, अगर मैं ये हमारी रिलेशनशिप 1 जरा चेक करना प्रीवियस. अगर मैं tan थीटा की बात करूं इस ट्राइंगल के अंदर, ये थीटा है, ये हमारी E है सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करी, और जो रेल के इनर ट्रैक, रेल का जो इनर सरफेस होता है इसके बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं? गेज बोल देते हैं. सो दिस इज टर्म्ड एज गेज. तो ये हमारा गेज हो गया. तो इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, पीछे मार्क किया हुआ छोटा सा दिख रहा है आपको थीटा, ये तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन बाय जी. ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकाल लिया हमने बोला E बाय जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर. तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी आ गई? सुपर एलिवेशन की वैल्यू आ गई जी वी स्क्वायर बाय जी आर. जी हमारी क्या है? गेज है. वी हमारी स्पीड है, ध्यान रखना मीटर पर सेकंड के अंदर. तो जी
R मीटर में है, V मीटर पर सेकंड में है और G मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है। तो ये हमारी रिलेशनशिप आ गई। अब क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है ट्रेन की वो किलोमीटर पर आवर में होती है, तो आप इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट भी कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन। तो मैं स्पीड को कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगले पेज पे गया तो वी कैन से इफ V इज इन kmph, तो V अगर हमारी kmph में हो जाएगी तो E विल बी इक्वल टू G 0.278 V स्क्वायर बाय GR। तो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, याद कर सकते हो आप। सो डिवाइड बाय G 9.81 बाय R। सो E की वैल्यू आ जाती है GV स्क्वायर बाय 127 R। सो ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो स्पीड है ये हमारी किलोमीटर पर आवर के अंदर है। नाउ आवर स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे सुपर एलिवेशन का एक्सप्रेशन आ गया, चाहे आप स्पीड मीटर पर सेकंड में रखो या इसमें हमारी किलोमीटर पर आवर में रखो। अब देखो ब्रॉड गेज की वैल्यू 1.676 है, वी आर नोन टू द फैक्ट, पर नए कोड में ये 1.75 मीटर कर दी है। पर कल भी ये डिस्कस किया था, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब तक सवाल में लिख के नहीं दे दे कि ब्रॉड गेज 1.75 मीटर लो मत लेना, क्योंकि सवाल अभी पुराने वाले ही चल रहे हैं, अभी सवाल नए नहीं दे रहा है वो। अनटिल अनलेस लिख के दे दे एज पर न्यू कोड, अनटिल अनलेस लिख के दे दे कि ब्रॉड गेज की वैल्यू 1.75 मीटर है, आप 1.676 मीटर ही लेके चलना। तो अगर मैं बताऊं मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन, सो इफ आई गिव यू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन, सो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन ब्रॉड गेज में पुराना ही लेके चल रहा हूं 1.676, नोट डाल दूंगा नीचे। तो हमारा ट्रैक स्पीड की वैल्यू अगर 120 किलोमीटर पर आवर से कम हो और अगर स्पीड की वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो, यदि स्पीड इज मोर देन 120 kmph, 120 kmph, तो एक ट्रैक आ गया हमारा ब्रॉड गेज, दूसरा आ गया हमारा मीटर गेज, तीसरा आ गया हमारा नैरो गेज। तो स्पीड की वैल्यू है 120 से कम, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन 16.5 सेंटीमीटर, this is 10 centimeter, this is 7.6 centimeter, and here if the speed is more than 120, this is 18.5 centimeter। इससे ज्यादा सुपर एलिवेशन परमिटेड नहीं है। तो सुपर एलिवेशन हायर देन दैट इज नॉट परमिटेड, इससे ज्यादा हम सुपर एलिवेशन परमिट नहीं करेंगे। क्लियर है चीज? रिपीट करना है उसमें से कुछ भी, कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए, तो मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं सुपर एलिवेशन, ये देख लो किसके बराबर रखी हुई है, ये 1/10 ऑफ गेज के बराबर रखी हुई है। तो आपको गेज की वैल्यू पता ही हुई है, यू नो द वैल्यू ऑफ द गेज, उसका 1/10 ही तो रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ब्रॉड गेज क्या लिया हुआ है, तो आगे ले लिया। सो नोट हियर ब्रॉड गेज इज इक्वल टू 1.676 मीटर, ब्रैकेट में डाल दिया, बट इन न्यू कोड ब्रॉड गेज इज इक्वल टू 1.75 मीटर। नए कोड में ब्रॉड गेज है हमारा 1.75 मीटर, 1.75 मीटर। क्लियर है चीज? अच्छा, क्या निकल के आ रहा है? पहला नोट। दूसरा नोट, जो मैक्सिमम वैल्यू है सुपर एलिवेशन की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1/10 ऑफ गेज। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, गेज की 1/10 वैल्यू ले लो। अब जाके पूरी कहानी हुई है खत्म हमारे सुपर एलिवेशन की। नाउ द इंटायर स्टोरी ऑफ द सुपर एलिवेशन इज फिनिश्ड। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज चालू हो जाती है। क्या इंटरेस्टिंग चीज चालू हो जाती है? इंटरेस्टिंग चीज ये चालू हो जाती है कि ट्रैक तो एक ही हमारा, पर ट्रैक के ऊपर हर तरह की ट्रेन चलेगी। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, ट्रैक के ऊपर हमारी चलेगी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। ट्रैक के ऊपर हमारी ट्रेन चलेगी शताब्दी भी, राजधानी भी, दुरंतो भी चलेगी, अब तो दुरंतो भी आ गई है। ट्रैक के ऊपर हमारी मालगाड़ी भी चलेगी, और सबकी स्पीड अलग अलग है। अगर सबकी स्पीड अलग अलग है, सबका सुपर एलिवेशन अलग आएगा, क्योंकि हमारी सुपर एलिवेशन डिपेंडेंट ही किसके ऊपर है? स्पीड के ऊपर है। तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट दुरंतो के लिए और राजधानी के लिए ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू योर पैसेंजर ट्रेन।
तो अगर आपने राजधानी वाला सुपर एलिवेशन दे दिया पैसेंजर ट्रेन को, ओवरटर्न कर जाएगी, इतना ज्यादा सुपर एलिवेशन होगा। और अगर आपने पैसेंजर ट्रेन वाला सुपर एलिवेशन राजधानी को दे दिया, कम होगा। सुपर एलिवेशन जो आपने प्रोवाइड किया वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवर एक्ट नहीं हो जाएगा, इसका मतलब पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होगी, प्रेशर आउटर रेल पे बढ़ जाएगी, आउटर रेल आपका ट्रैक से बाहर जा सकता है, डीरेलमेंट भी हो सकती है ट्रेन की, इट मे लीड टू द डीरेलमेंट। तो फंस गए यहाँ पे आके कि ट्रैक एक, ट्रेनें 1000 तरह की चल रही हैं, फिर क्या करते हैं? फिर हम सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो देते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए। अब ये इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है? इक्विलिब्रियम इज द एवरेज स्पीड, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द ट्रेन्स व्हिच आर रनिंग ओवर द ट्रैक। तो इसको हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम स्पीड। क्लियर है? इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए जो आपने सुपर एलिवेशन दिया उसको हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और यू कैन से व्हेन द लोड और प्रेशर ऑन बोथ द रेल इज इक्वल, द कैंट प्रोवाइडेड इज इक्विलिब्रियम कैंट। आप इसको इक्विलिब्रियम कैंट भी बोल सकते हो या इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन भी बोल सकते हो, इट इज वन एंड दी सेम थिंग, एक ही बात निकल के आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम कैंट अलग चीज हो गई, जब दोनों ट्रैक के ऊपर प्रेशर बराबर हुआ हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कैंट। पर अगर आपने इक्विलिब्रियम स्पीड की बात करी, इक्विलिब्रियम इज द एवरेज स्पीड फॉर विच द सुपर एलिवेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आया, क्या एक और कंसेप्ट निकल के आया? सेम कहानी, आपने तो एवरेज स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन दे दिया, पर जो मेरी राजधानी थी वो एवरेज स्पीड से ज्यादा तेजी में चल रही है, उसको सुपर एलिवेशन ज्यादा चाहिए था। तो ये जो डिफरेंस है सुपर एलिवेशन का, जो चाहिए था थ्योरेटिकली और जो एक्चुअल आपने प्रोवाइड किया, इसको हम बोल देते हैं कैंट डेफिशिएंसी। और हमारे कोड ने कैंट डेफिशिएंसी के ऊपर भी लिमिटेशन डाल रखी है कि इससे ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा डेफिशिएंसी हुई या तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा, स्मूथ ट्रैक नहीं बनेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ जाता है हमारा किसका? हियर द कंसेप्ट ऑफ कैंट डेफिशिएंसी कम्स इनटू द पिक्चर। तो अब यह बातें भी कर लेते हैं हम। तो अगर हम ये बातें करें तो अब हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैंट। अब ये इक्विलिब्रियम कैंट क्या होता है? हम बोलेंगे कैंट प्रोवाइडेड, कैंट प्रोवाइडेड व्हेन लोड और प्रेशर, when load or pressure on the both rail is equal. तो Kent provided when the load or pressure on both the rail is equal is known as what? Equilibrium Kent। ये हमारा इक्विलिब्रियम कैंट हो गया। अब इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है ये भी आपको कंसेप्ट बताया, इसको निकालने के हमारे पास एक तरीके भी हैं खूब सारे। सो इक्विलिब्रियम स्पीड अनदर कंसेप्ट। तो इक्विलिब्रियम स्पीड मतलब अलग अलग स्पीड चल रही है एक ही ट्रैक के ऊपर, तो उसको हम बोल सकते हैं on a same railway track, on a same railway track, so on a same railway track, trains like passenger train, so trains like passenger train, so trains like passenger train, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो एक्सेट्रा विल रन, तो विल मूव और विल रन। तो सेम रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन्स रन करती हैं अलग अलग स्पीड की। सो वी कैन से द कैंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल दी, or the Kent required for all the trains would be different. The Kent required for all the trains would be different, would be different and will not be suitable for other train, will not be suitable for other train। तो एक तो सबके लिए कैंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी और एक का कैंट दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो हम करते क्या है, एक्चुअल कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर दी एवरेज स्पीड, तो पेज ऐड किया। सो हेंस
actual Kent, hence actual Kent should be provided. Actual Kent should be provided for an average speed. Actual Kent should be provided for an average speed, termed as equilibrium speed. इक्विलिब्रियम स्पीड, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम स्पीड बोल देते हैं. सो इज प्रोवाइडेड फॉर एन एवरेज स्पीड विच इज टर्म्ड एज व्हाट, जिसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड. ये हमारी क्या निकल के आ जाती है? इक्विलिब्रियम स्पीड. सो दैट all the trains with different speed, all these trains can different speed can be allowed to run over it, can be allowed to run on same track, allowed to run on same track, allowed to run on same track. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. अब ये इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकलती है? नेक्स्ट, दिस इक्विलिब्रियम स्पीड, इसको निकालने के खूब सारे तरीके हमारे पास. अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकाली जाती है. सो वी कैन से दिस इक्विलिब्रियम स्पीड is given by, so this equilibrium speed is given by, पहला, when speed is more than 50 किलोमीटर पर आवर. जब स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो, v equilibrium is equal to 3/4 of v maximum, यानी 0.75 टाइम्स ऑफ v max. ये पहला तरीका. और दूसरा, सेफ स्पीड जो आपको कल बताई थी, एज पर मार्टिन फॉर्मूला, मार्टिन फॉर्मूला के हिसाब से जो सेफ स्पीड निकल के आती है, तो या तो 75% ले लो मैक्सिमम स्पीड का, या मार्टिन फॉर्मूला से जो सेफ स्पीड निकल के आती है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी हो, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड होगी जब परमिसिबल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो. नेक्स्ट, when speed permissible is less than 50 किलोमीटर पर आवर, तो इक्विलिब्रियम स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर ओनली. ये हमारी 50 किलोमीटर पर आवर ही है. सो देन इक्विलिब्रियम स्पीड इज 50 kmph. और दूसरी, सेफ स्पीड एज पर मार्टिन फॉर्मूला, इन दोनों में से जो भी निकल के आ जाए मिनिमम, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी? इक्विलिब्रियम स्पीड निकल के आ जाएगी. एक और तरीका इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने का, एवरेज स्पीड, वेटेड एवरेज. सी, सो वी कैन से वेटेड एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. हम वेटेड एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग ट्रेन्स के लिए. सो इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ni vi अपॉन समेशन ऑफ ni. ni मतलब नंबर ऑफ ट्रेन्स जिनकी स्पीड क्या है? vi है. मान लो 10 ट्रेन है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 20 ट्रेनें ऐसी चलेंगी जिनकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 5 ट्रेनें ऐसे जिनकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर. तो आप निकाल लो इक्विलिब्रियम स्पीड सबकी. दिस इज इक्विलिब्रियम स्पीड. तो इक्विलिब्रियम स्पीड वो एवरेज स्पीड है जिसके लिए हम केंट प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑल दी ट्रेन्स. क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम केंट वो केंट है जिसमें दोनों रेंज के ऊपर प्रेशर सेम रहे. पर इक्विलिब्रियम स्पीड वो स्पीड है जिसके लिए हम क्या करते हैं? केंट प्रोवाइड करते हैं. एंड द केंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी रनिंग ट्रेन्स. केंट एप्लीकेबल होता है सारी रनिंग ट्रेन्स के लिए. तो यहां पे आके हमारी एक चीज खत्म होती है. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उस पे से? क्लियर है यहां तक की कहानी? सो अप टिल हियर दी स्टोरी इज क्लियर.
तो यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अब आगे एक और बात करते हैं। अगर आपने केंट प्रोवाइड किया इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए, इफ यू हैव प्रोवाइडेड द केंट फॉर द इक्विलिब्रियम स्पीड, जो मेरी फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं उनके लिए तो केंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनके लिए तो केंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। आपने केंट दे रखा है कम, तो ये जो डिफरेंस है थ्योरेटिकल और एक्चुअल केंट का, ये जो डिफरेंस है थ्योरेटिकल और एक्चुअल केंट का, इसको हम बोल देते हैं केंट डेफिशिएंसी। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, केंट डेफिशिएंसी। तो ये हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ जाता है, केंट डेफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज केंट डेफिशिएंसी। सो केंट डेफिशिएंसी, जिसको हम सीडी भी बोल देते हैं कई बार, तो शॉर्ट फॉर्म में ईसीडी आ जाएगा। तो हमने पहला पॉइंट क्या बोला, हमने पहला पॉइंट ये बोला कि एक्चुअल केंट इज प्रोवाइडेड, द एक्चुअल केंट इज प्रोवाइडेड on the basis of equilibrium speed. So on the basis of equilibrium speed, so on the basis of equilibrium speed, तो ये हमारा हुआ ई एक्चुअल, ई एसीटी, क्लियर। पर जो ट्रेन हमारी ज्यादा स्पीड से रन कर रही है उसको केंट ज्यादा चाहिए, तो अब हम बोल सकते हैं फॉर द ट्रेन्स रनिंग एट हायर स्पीड, running at higher speed than equilibrium speed, so but the trains running at higher speed than equilibrium speed, the Kant required is more, Kant की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि Kant डिपेंडेंट ही किसके ऊपर है, स्पीड के ऊपर है। the Kant requirement is more, so the Kant requirement is more, तो Kant की रिक्वायरमेंट मोर है। then provided इसके आगे मेरा वीडियो आ जाएगा आपके पास। तो ये जो शॉर्टेज है केंट की, इसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये हमारा है ई थ्योरेटिकल, तो ये हमारी है ई थ्योरेटिकल। सो विल से दिस शॉर्टेज ऑफ, सो दिस क्या लिखा मैंने, फॉर द ट्रेन रनिंग एट हायर स्पीड इज मोर, ठीक है। सो दिस शॉर्टेज ऑफ केंट इज नोन एज केंट डेफिशिएंसी, इसको हम बोल देते हैं केंट की डेफिशिएंसी। So this is termed as Kant deficiency. So Kant deficiency, ECD बोल दिया मैंने, अगर वीडियो के बीच छुप जाएगा तो उसको मैनेज कर लेना। तो Kant deficiency क्या हुई, so we can say hence Kant deficiency, so we can say hence Kant deficiency is the difference of, so we can say Kant deficiency is the difference of, is the difference of, is the difference of, so Kant deficiency is the difference of, किसकी difference हुई, is the difference of equilibrium Kant, equilibrium Kant necessary for the maximum speed and actual Kant provided, तो ये हमारी Kant deficiency हुई। तो हम बोल सकते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट, ई थ्योरेटिकल एंड ई एक्चुअल। तो नेक्स्ट पेज पे गए, तो ई Kant डेफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू ई थ्योरेटिकल, जितना हमें चाहिए था और जितना सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया, इसको हम क्या बोल देंगे, Kant डेफिशिएंसी बोल देंगे। सो दिस विल बी टर्म्ड एज Kant डेफिशिएंसी। तो इस Kant डेफिशिएंसी से होगा क्या, आपके जो भार वाला रेल है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो Kant डेफिशिएंसी है भार वाले रेल के ऊपर क्या कर देगी, प्रेशर बढ़ा देगी और जो राइड है उसको डिस्कम्फर्ट में ले आएगी। इसीलिए Kant डेफिशिएंसी के ऊपर भी लिमिट लगा रखी है।
सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस कैंट डेफिशिएंसी, सो वी कैन से दिस कैंट डेफिशिएंसी give much discomfort to the passenger. So give comfort, give discomfort, give discomfort to the passenger, discomfort to the passenger. तो ये डिस्कम्फर्ट देता है पैसेंजर को, और क्या करता है, एंड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन आउटर रेल, इसीलिए इसके ऊपर लिमिट लगा रखी है, ऑन आउटर रेल. So hence there is a limit over Kant deficiency. Hence Kant deficiency is limited. तो Kant deficiency के ऊपर भी लिमिट लगा रखी है. तो मेरे ख्याल से पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको. तो हमने Kant दिया इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए, चाहिए था मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो जो डिफरेंस निकल के आए दोनों में उसको हम बोल देंगे Kant डेफिशिएंसी. सो दिस इज टर्म्ड एज Kant डेफिशिएंसी. क्लियर है पूरी कहानी. अब क्योंकि Kant डेफिशिएंसी की वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है पैसेंजर को, Kant डेफिशिएंसी की वजह से भी आउटर रेल के ऊपर टायर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए उसके ऊपर भी लिमिट लगा दी. कितनी लिमिट लगा दी वो आपको वैल्यूज बता देता हूँ, सो दैट वैल्यूज कैन बी गिवन टू यू डायरेक्टली. तो गेज देन स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर से कम है, स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, स्पीड इज मोर देन 100 kmph, तो ये मैक्सिमम लिमिट है हमारे Kant डेफिशिएंसी की फॉर डिफरेंट गेजेस, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज. मैक्सिमम Kant डेफिशिएंसी 7.6 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर. इससे ज्यादा Kant डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, एंड हियर इट इज 10 सेंटीमीटर. यही परमिटेड है हमारी. दिस इज द वैल्यू व्हिच इज बीइंग परमिटेड. तो ये हमारी Kant डेफिशिएंसी आ गई. दिस इज अवर Kant डेफिशिएंसी. तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. देन इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं. फिर हमने बात कर ली Kant डेफिशिएंसी की, Kant डेफिशिएंसी से दिक्कत क्या होती है, और Kant डेफिशिएंसी की लिमिट क्या होती है. इन सारी बातों के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया. So over all these points I have done the discussion. अब बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं. To understand the point I can give you one example. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. So क्वेश्चन बोल रहा है on a 2 degree curve. So problem says on a 2 degree curve for a broad gauge track, a actual Kant is provided. Actual Kant is provided for a speed of 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. What is Kant deficiency? What is Kant deficiency for a train? So what is Kant deficiency for a train? What is Kant deficiency for a train with a speed of 120 kilometer per hour? If it exceeds the permissible limit, find the safe speed. तो very practical problem. Find the safe speed. तो पहले तो क्या निकालना है आपको, पहले तो आपको निकालनी है Kant डेफिशिएंसी. डिग्री ऑफ कर दे रखे 2 डिग्री, इक्विलिब्रियम स्पीड दे रखी है आपको, और डिजाइन स्पीड हमारी कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर है. तो निकाल सकते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन ये कैसे निकाले, 2 डिग्री कर्व है तो पहले तो रेडियस निकाल लेंगे. तो डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू व्हाट, 1720 बाय r.
तो यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस हमारी है 1720 बाय डिग्री। सो 1720 बाय 2, 8 1600, 120, 860, तो 860 मीटर्स। ये तो डायरेक्टली सॉल्व होके आ गया हमारा। अब आपको इक्विलिब्रियम स्पीड दे रखी है। सो वी इक्विलिब्रियम इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो ई एक्चुअल, एक्चुअल कैंट कितना प्रोवाइड किया हमने इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए, तो एक्चुअल कैंट हम प्रोवाइड करते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए। सो जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जी की वैल्यू 1.676, वी की वैल्यू 80 का होल स्क्वायर 127 बाय आर 860 मीटर। ये मैंने कैलकुलेट किया। सो कैलकुलेटर निकाला 1.676, 80 का होल स्क्वायर 127 डिवाइड बाय 860, तो डिवाइड बाय 860, तो वैल्यू आ रही है हमारी, एक मिनट वापस कैलकुलेट करने दो, 1.676 इंटू 80 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 127 डिवाइड बाय 860, so value comes out to be 0.0982 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी मीटर के अंदर। तो अगर मैं mm में निकालूं तो कितनी यहाँ निकल के आ रही है, सो 0.0982, सो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर मैं सेंटीमीटर में निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.82 सेंटीमीटर। ये तो हमने एक्चुअल प्रोवाइड किया। अब मुझे थ्योरेटिकल कितने कैंट की रिक्वायरमेंट थी, सो थ्योरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड कैन बी कंप्यूटेड सेपरेटली। तो थ्योरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड विल बी जी वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ये हमारी वी इक्विलिब्रियम है, अपॉन 127 आर। सो 1.676 मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 860। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो कैंट है कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको डिवाइड कर रहा हूँ 80 के स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 120 के स्क्वायर से, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आई मेरी 9.82 ना, 9.82 को डिवाइड कर दिया 80, डिवाइड किया 80 और मल्टीप्लाई किया 120 और मल्टीप्लाई किया 120, तो 22.095। सो 22.095 सेंटीमीटर में आई है वैल्यू, क्योंकि मैंने इसी को डील किया, आंसर आती है मीटर के अंदर वैसे। तो मुझे कैंट की रिक्वायरमेंट थी 22 सेंटीमीटर, आपने कैंट प्रोवाइड किया 9.82 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंट डेफिशिएंसी है। कितनी कैंट डेफिशिएंसी है निकाल लो, पेज ऐड किया। सो कैंट डेफिशिएंसी, कैंट डेफिशिएंसी कितनी होगी, थ्योरेटिकल कितना चाहिए था, आपने एक्चुअली कितना प्रोवाइड किया। थ्योरेटिकली चाहिए था 22.095 और आपने प्रोवाइड कर रखा है भैया 9.82 सेंटीमीटर, तो आ गई ना कैंट डेफिशिएंसी। तो कैंट डेफिशिएंसी कितनी है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 12.27 सेंटीमीटर, ये हमारी कैंट डेफिशिएंसी है। अब जरा चेक करो, अगर मेरी स्पीड 120 किलोमीटर है, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, ब्रॉड गेज परमिसिबल कितनी है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर, तो मुझे मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो परमिसिबल वैल्यू है कैंट डेफिशिएंसी की 10 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा कैंट डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट इज टू बी डन, आपको ट्रेन की स्पीड घटानी पड़ जाएगी। तो आप सिर्फ 10 सेंटीमीटर की कैंट डेफिशिएंसी इंश्योर कर सकते हो। इसका मतलब अब हमारी अगर सेफ स्पीड निकालनी हो तो मैं ई थ्योरेटिकल निकाल लूंगा। नाउ आई कैन कैलकुलेट ई थ्योरेटिकल। सो नाउ फॉर कैंट डेफिशिएंसी ऑफ 10 सेंटीमीटर, नाउ फॉर कैंट डेफिशिएंसी ऑफ 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड निकाल सकते हैं। मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड वी मैक्स इज गिवन बाय, उल्टी कैलकुलेशन, इज गिवन बाय, तो अब हमारी थ्योरेटिकल कैंट कितनी हो जाएगी, तो ई थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी प्लस ई एक्चुअल जो आपने प्रोवाइड किया, तो 10 प्लस 9.82, 19.82 सेंटीमीटर। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप थ्योरेटिकल कैंट
19.82 सेंटीमीटर का इंश्योर कराते मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग, दिया आपने 9.82, तो कैंटेड एफिशिएंसी 10 सेंटीमीटर आती है जो परमिसेबल वैल्यू है। इसका मतलब आप जो वैल्यू कैंट की थ्योरेटिकली प्रोवाइड कर सकते हो वो है 19.82, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड निकाल सकता हूँ। तो ट्रेन की स्पीड यहीं पे लिमिट करनी पड़ जाएगी, 120 से क्या आएगी अब, कम आएगी। तो हम बोलेंगे ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू जी वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 127, आर वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। 19.82 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया मीटर में, 1.676 वेलोसिटी चाहिए ही हमें किलोमीटर पर आवर में, 127 आर पीछे निकाला था ना मैंने 860 मीटर। यहां से हमारी मैक्सिमम स्पीड निकल के आ जाएगी जो आप परमिट कर सकते हो। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं इसकी, इफ आई डू द कैलकुलेशन, 19.82 इंटू 127 इंटू 860 डिवाइड बाय 1.676 का स्क्वायर रूट 113.6 kmph, ये हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। इससे ज्यादा आप ट्रेन को नहीं भगा सकते, इससे ज्यादा ट्रेन को भगाओगे डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है जो आउटर रेल है उसके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो ट्रैक से बाहर भग जाए। सो यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये तो हमारी कैंटेड एफिशिएंसी हो गई, दिस इज अवर कैंटेड एफिशिएंसी। नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब यहां से एक मजेदार कंसेप्ट और निकल के आती है, मजेदार कंसेप्ट निकल के आती है नेगेटिव सुपर एलिवेशन की। फ्रॉम हियर वन मोर कंसेप्ट इज बीइंग डिराइव्ड व्हिच इज ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन। इसका आइडिया मैं आज की क्लास में दे दूंगा, उसके लिए भी मैं आपके लिए पिक्चर लेके आया हूँ ये, क्योंकि मेरे से फ्री हैंड से डायग्राम बनता ही नहीं। सो नेक्स्ट ऑफ द कंसेप्ट इज ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन, यानी नेगेटिव कैंट, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। अब क्या है, आप बोलोगे सर क्या होती है नेगेटिव सुपर एलिवेशन, इसको भी देख लेते हैं। नेगेटिव सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आता है, हाउ कम, अब इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इसमें। क्या है नेगेटिव सुपर एलिवेशन? देखिए, अगर कर्व पे मेन लाइन में से ब्रांच लाइन ओरिजिनेट करे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी मेन कर्व और ब्रांच कर्व की कर्वेचर अपोजिट हो जाए, तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन पिक्चर में आ जाती है। अब कैसे नेगेटिव एलिवेशन सुपर पिक्चर में आ जाती है, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने लिखा हुआ मेन लाइन, मेन लाइन है हमारी ए बी एंड सी डी, और ब्रांच लाइन है हमारी ए और ई और सी एफ, ये हमारी ब्रांच लाइन है। अब जो मेन लाइन है, कर्व है, कर्व आया तो आपको सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन। क्या होता है सुपर एलिवेशन? ये हमारा आउटर ट्रैक है, ये हमारा इनर ट्रैक है। ब्रांच लाइन के लिए ये हमारा आउटर ट्रैक है, दिस इज अवर आउटर ट्रैक, और ये हमारी इनर ट्रैक है, ए इज इनर ट्रैक। तो मेन लाइन के लिए एओ आउटर ट्रैक है पर एई इनर ट्रैक है। मेन लाइन के लिए सी डी इनर ट्रैक है पर सीओ सी एफ बोल सकते हो आउटर ट्रैक है। तो फंस गए यहां पे आके। आपने मेन लाइन के लिए तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया, कैसे पीछे बताइए आपको सुपर एलिवेशन, इसको मैं डायग्राम में भी बना के दिखाता हूं। ये मैंने सेक्शन कट किया, दिस इज द सेक्शन विच इज बीइंग कट, ये सेक्शन कट किया हमने यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सुपर एलिवेशन दिखाऊं तो मेरा आउटर जो रेल है वो ऊपर होगा और जो इनर रेल है वो नीचे होगा। तो मैं रेल्स भी बना के दिखा रहा हूँ आपको, आई एम शोइंग यू द रेल्स ऑल्सो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब हो सकता है ये मेरे वीडियो के पीछे छुप जाए, अगर ये वीडियो के पीछे छुपेगा तो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर ही बना रहा हूँ। और क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर कैसे, चलो बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स को मैं और आगे काटता हूँ, ये तो अभी चिल्लाने लग जाएंगे सर दिख नहीं रहा।
तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, इट इज बीइंग शिफ्टेड। तो इसको शिफ्ट किया और अब मैं आपको मेन लाइन की सुपर एलिवेशन शो कर रहा हूँ। आई एम शोइंग यू द सुपर एलिवेशन। तो जो मेरी एओ है, इसका जो रेल है वो ऊपर होगा, इसका जो रेल है ये ऊपर होगा, ठीक है, ये रेल ऊपर बना के दिखा दी। और जो मेरी सी आई है, इसकी रेल नीचे होगी, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, सुपर एलिवेशन बोल दूंगा। इसकी रेल नीचे होगी, तो इसकी रेल नीचे है और ए बी की रेल ऊपर है। दिस इज टर्म्ड एज सुपर एलिवेशन। ये हमारी कैंट है, किसके करस्पॉन्डिंग है, इक्विलिब्रियम स्पीड के करस्पॉन्डिंग है, वो तो आपने निकाल ही रखा है। अब जरा चेक करना, ए बी रेल मेन लाइन की तो क्या है, आउटर रेल है, पर ब्रांच लाइन की तो इनर रेल है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वही रेल ऊपर भी आ जाए और वही रेल नीचे भी आ जाए, क्योंकि इनर रेल तो नीचे रहती है, आउटर रेल ऊपर रहती है। सी डी हमारी मेन लाइन की क्या है, इनर रेल है, ये तो नीचे है, तो ब्रांच लाइन में ऊपर कैसे चली जाएगी। ब्रांच लाइन में सीओ क्या होना चाहिए या सीएफ क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्योंकि मेन लाइन मेन है, नाम ही इसका मेन लाइन है, मेन लाइन में तो हम सुपर एलिवेशन दे देते हैं जैसा चाहिए होता है। ब्रांच लाइन में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, उल्टा एलिवेशन। बल्कि चेक करो, जो सीओ है, सीओ यानी जो सीडी है, सीडी तो हमारी नीचे है, तो इसका मतलब ब्रांच लाइन में जो आउटर ट्रैक है वो आपको नीचे मिलेगा। और जो ए बी है हमारी मेन लाइन की, यानी ए बी जो मेन लाइन की आउटर रेल है, ये ब्रांच लाइन में ए आई में इनर रेल है, इनर रेल ऊपर है। इसका मतलब ब्रांच में इनर रेल ऊपर है और आउटर रेल नीचे है। सुपर एलिवेशन का जस्ट उल्टा, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो ये भी बना के दिखा देता हूँ, आई कैन शो यू दिस ऑल्सो। तो अगर मैं यहाँ पे रेल की बात करूं, तो इसका मतलब ब्रांच के अंदर मेरी इनर रेल ऊपर और ब्रांच के अंदर मेरी आउटर रेल नीचे। तो जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी उसका जस्ट उल्टा, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही रेल ऊपर और नीचे दो टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे वही रेल ऊपर और नीचे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी एलिवेशन है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो ये नेगेटिव है, तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट निकल के आ जाता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन का। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब इसको मेंशन कर देते हैं, वी कैन मेंशन दिस। तो इस सुपर एलिवेशन की कहानी को मेंशन करें, फिर कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ेगी। तो पेज ऐड किया, सो वी कैन से if the level of if the level of outer rail if the level of outer rail is above the level of inner rail, it is called positive super elevation. It is called, or super elevation is called as positive super elevation. So the level of the outer rail is above the level of the inner rail. Super elevation is known as positive super elevation. पॉजिटिव सुपर एलिवेशन। पर अगर जस्ट उल्टा हो जाए, इफ द level of outer rail is below the level of inner rail, below the level of inner rail, it is known as negative super elevation.
इट इज नोन एज नेगेटिव सुपर एलिवेशन, इसको हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन बोल देते हैं। अच्छा, प्रोवाइड क्या किया जाता है, पीछे कंसेप्ट बता दिया आपको, उसको ही मेंशन कर देता हूं। सो when the main line on a curve has a turnout of opposite curvature leading to the branch line, then the level of rail in branch line is always kept then the level of the rail in the branch line is always kept lower than level of and the level of the branch line is always kept lower than the level of inner rail. This leads to negative super elevation of branch line. So this leads to negative सुपर एलिवेशन ऑफ ब्रांच लाइन। तो जो भी डिस्कस किया उसको मेंशन करके दे दिया। अब बात रही कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास में काफ़ी कंसेप्चुअल बातें हो गई हैं, सेवरल कंसेप्चुअल टॉक्स वी हैव डन। तो इसको डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट ऑल दिस ऑफ, बाकी कैलकुलेशन फिर कल की क्लास में करते हैं। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन विल डू टुमारो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।